हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और HTMARS के यूथ सर्वे अनुसार इंडिया में एवरेज एज टू लूज वर्जिनिटी इज 22.9, जिनमें से 61% लोगों को लगता है कि 21st सेंचुरी में प्री मैरिटल सेक्स टैबू नहीं है। लेकिन जब बात आती है मैरिज की, तब इन्हीं यूथ्स में से 63% लोगों को उनके पार्टनर्स वर्जिन चाहिए और ये एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। सो व्हाई इज एवरीवन सो ऑब्सेस्ड विथ बीइंग अ वर्जिन? और ये ऑब्सेशन आज से ही नहीं है, एक्चुअली एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है। और इसीलिए तो पुराने समय में फीमेल्स वर्जिन है या नहीं ये चेक करने के लिए सुहागरात के दिन उनके बेड पर व्हाइट कपड़ा बिछा दिया जाता था, ताकि लिटरली उन्हें टेस्ट किया जा सके। इतना ही नहीं, कई रीजन्स में तो वर्जिन फीमेल्स को पहचानने के लिए उनके यूरिन तक को टेस्ट किया जाता था। लेकिन क्या इन एंशिएंट मेथड्स के पीछे सच में कोई साइंस था या सिर्फ दिल की तसल्ली? उस पर हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता था कि आज भी इंडोनेशियन आर्मी में रिक्रूट होने से पहले फीमेल्स को वर्जिनिटी टेस्ट को पास करना कंपलसरी है? पर आखिर ऐसा क्यों है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है वर्जिनिटी टेस्टिंग मेल्स और फीमेल्स में कैसे होती है। सबसे पहले तो डेफिनेशन के अनुसार वर्जिन इज समवन हु नेवर हैड सेक्स। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए सेक्स का मीनिंग भी अलग अलग होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहली बार जब पीनस वेजाइना के अंदर जाता है तब दोनों मेल और फीमेल की वर्जिनिटी लूज होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दूसरे सेक्स के लोगों को इस डेफिनेशन से बाहर निकाल देता है। लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल और पैनसेक्सुअल, इन सेक्स वाले लोग जिन्होंने पीनस इन वेजाइना सेक्स नहीं किया है लेकिन दूसरे टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी की है, जैसे कि ओरल या एनल, क्या वो भी वर्जिन है? यस एंड नो, क्योंकि ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इस टाइप के सेक्स को छोड़ के बाकी सारे एक्टिविटीज को एक्चुअल सेक्स समझते हैं या नहीं। इन्हीं केसेस में एक और एक केस है जिसे लूजिंग वर्जिनिटी नहीं माना जाता, और वो है सेक्सुअल अब्यूज। लोगों का ये मानना है कि अगर किसी पर रेप या सेक्सुअल एक्टिविटी फोर्स की गई हो तो उसका सेक्स करने का कंसेंट था ही नहीं, एंड सेक्स इज ओनली कंसिडर्ड सेक्स व्हेन बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड टू इट। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों का यह मानना है कि फीमेल्स का हाइमेन टेयर हो चुका है, मतलब वो वर्जिन नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। साल 2016 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक महिला जो पुलिस फोर्स की भर्ती के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, उसकी नासिक के 25 ईयर ओल्ड मेल से जबरदस्ती शादी कर दी गई थी। ये उस मेल की दूसरी शादी थी। दोनों भी कंजर भट्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनके बिलीफ्स को बहुत फॉलो करते थे, इतना कि ये लोग कपल्स को वेडिंग के बाद भी ऑब्जर्व करते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक एवरेज इंडियंस अपनी शादी में नहीं तो भी 20 लाख का खर्चा करते हैं। और सेविंग्स देखने जाए एक मिडिल क्लास इंसान की तो साल की सिर्फ 1,20,000 रुपीज ही होती है। बट आप इस सेविंग्स को और बढ़ा सकते हो यूजिंग वाइजली ऐप। कुछ उसी तरह जिस तरह सेविंग होने पर आप विदाउट प्रेशर पैसे खर्च कर लेते हो। लेकिन डोंट वरी इफ यू कैन सेव, क्योंकि टू बिल्ड गुड फाइनेंशियल हैबिट एंड टू अर्न इंस्टेंट कैश यू कैन नाउ यूज वाइजली ऐप, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स विद डिस्क्रिप्शन में दिया गया रेफरल कोड फिल करके साइन अप करना है एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन वाइजली वेडनेसडे, जिसमें बजट वाली स्पेंडिंग, सेविंग और फाइनेंशियल स्कोर बढ़ाने जैसे टास्क कंप्लीट करके यू कैन गेट अ चांस टू अर्न अप टू 25 लाख रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, योर टास्क इज टू एंटर पैन कार्ड नंबर, तो नंबर एंटर करो और स्कोर बूस्ट आपका। नॉट ओनली दिस, वाइजली के पास गोल्ड सेविंग प्लान भी है, जहां आप ₹10 से सेविंग स्टार्ट कर सकते हो और हर सेविंग पर आपको ₹10 का स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा, जिसे आप चाहो तो विड्रॉ कर लो या रिवॉर्ड सेक्शन में जाकर गोल्ड सेविंग प्लान में सेव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने वाइजली अपने फ्रेंड्स को रेफर किया तो उसके साइन अप पर दोनों को ₹10 to 100 मिलेंगे, पर फ्रेंड के सेविंग स्टार्ट करने पर दोनों ₹500 तक भी अर्न कर सकते हैं। सो डोंट वेट, अपना फाइनेंशियल स्कोर बढ़ाओ और 25 लाख घर ले आओ, क्योंकि हायर द स्कोर हायर द रिवॉर्ड्स, जिसका रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में आपका इंतजार कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इतना ज्यादा कि वेडिंग के बाद कास्ट पंचायत के मेंबर्स सुहागरात के वक्त रूम के बाहर कपल्स की एक्टिविटी खत्म होने का वेट कर रहे हैं, ताकि वुमेन ब्लीड हुई या नहीं वो चेक कर पाए। अब हुआ ये कि जैसे ही वो मोहतरमा ब्लीड नहीं की, मेल ने शादी करने से मना कर दिया। सो वुमेन्स हाइमेन इज इक्वल टू हर वर्जिनिटी। इस कॉन्सेप्ट में आखिर कितनी सच्चाई है? विलियमसन मेडिकल सेंटर के वाइस चीफ स्टाफ और गायनेकोलॉजिस्ट हेदर रूप के अनुसार ये कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है, एक मिसकंसेप्शन है। और ऐसा क्यों, ये जानने से पहले थोड़ा हाइमेन के बारे में ही जान लेते हैं। दरअसल हाइमेन लेबिया और वेजाइना के बीच में एक थिन सा मेम्ब्रेन या फिर टिश्यूज का एक फोल्ड होता है,
जिसके सेंटर में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो वैजिनल ओपनिंग से काफी छोटी होती है और उसी ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आता है। दैट्स इट। और अगर देखा जाए तो हाइमेन का कोई मेडिकल पर्पस नहीं होता, वो वेजाइना के एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का सिर्फ एक रेमनेंट पार्ट होता है। बट हाइमेन को लेकर लोगों में बहुत सारे भ्रम है। जैसे कई लोगों को ये लगता है कि हाइमेन हमारे वेजाइना को पूरी तरह से कवर करता है और वो सिर्फ इंटरकोर्स के वक्त ही ओपन होता है, बट ऐसा नहीं है। लेबिया की तरह हाइमेन की थिकनेस और शेप में भी वेरिएशंस होते हैं, जिसमें भी 10% लड़कियों का तो जन्म किसी प्रकार के एबनॉर्मलिटी के साथ ही होता है। कुछ फीमेल्स बहुत कम हाइमेन टिश्यू के साथ पैदा होती है, जैसे उनमें वो टिश्यू है ही नहीं, और कुछ रेयर केसेस में हाइमेन उनके पूरे होल को ही कवर कर लेता है या फिर उनका होल ही बहुत छोटा होता है। अब हाँ, ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक सच है कि फर्स्ट टाइम वैजिनल सेक्स के वक्त हाइमेन टेयर होने की वजह से विमेन को ब्लीडिंग होती है, पर ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे और भी कई तरीके हैं जिनकी वजह से हाइमेन टेयर हो सकता है, जैसे कि बाइक चलाना, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज या फिर टैम्पॉन्स की वजह से। और अगर एक बार हाइमेन ओपन हो गया हो तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। अब आप ही बताओ कि आजकल स्पोर्ट्स, बाइक राइडिंग, एक्सरसाइजेस करना लड़कियों में कॉमन नहीं है क्या? लेकिन हाइमेन के पीछे के साइंस को जाने बगैर ही पुराने समय के लोग वर्जिनिटी के पीछे पागल थे। इंटरकोर्स के बाद शीट्स पर होने वाला ब्लड ही ब्राइड के प्योरिटी और अनटच्ड होने का प्रमाण माना जाता था, और उसे चेक करने के लिए एंशियंट लोगों के पास अलग अलग पैतरे भी थे। हिस्टोरियन हैंड ब्लैंक द्वारा लिखी गई वर्जिन द अनटच्ड हिस्ट्री, इस बुक के अनुसार एंशियंट ग्रीक टाइम्स में ऐसा माना जाता था कि गर्ल्स जो वर्जिन है उनके स्मॉल, पिंक और अपवर्ड पॉइंटिंग निपल्स होते हैं। उसी जगह नॉन वर्जिन गर्ल्स के डार्क, लार्ज और डाउनवर्ड पॉइंटिंग निपल्स होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। द सीक्रेटिस मुलेरुम, इस मेडिवल टेक्स्ट में लिखा गया है कि अगर वुमेन की वर्जिनिटी चेक करनी हो तो उनके यूरिन को चेक करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार वर्जिन्स का यूरिन क्लियर और लूसिड रहता है, इतना क्लियर कि वो स्प्राइट की तरह स्पार्कलिंग व्हाइट रहता है, और नॉन वर्जिन्स का यूरिन मडी होता है, क्योंकि एब्सर्ड, राइट? बट वेट, दिस इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट। साउथ अमेरिका के रूरल ब्लैक कम्युनिटीज में ऐसी परंपरा थी कि वर्जिनिटी चेक करने के लिए मेल अपनी उंगलियों पर कुछ ईयर वैक्स लेकर फीमेल के वल्वा पर अपनी उंगली को प्रेस करता था। अगर मेल के ईयर वैक्स के टच में आते ही फीमेल को दर्द होता है, यानी कि वो वर्जिन है, और अगर नहीं तो इसका मतलब नहीं। अब इन सारे टेक्निक्स के पीछे उनका क्या लॉजिक था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अनुसार एंशिएंट टाइम्स के इन प्रैक्टिसेस के पीछे कोई एक्चुअल साइंस था ही नहीं, सिर्फ मन घड़त कहानियां और मान्यताएं थी, क्योंकि फीमेल के निपल्स का साइज और उनके यूरिन के कलर का उनके वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है। एंड वेल, सो या, दोज वर ऑल द शैम प्रैक्टिसेस, which makes us think कि क्या एक्चुअल में ऐसी कोई टेक्निक्स है भी क्या जिससे साइंटिफिकली किसी ह्यूमन बीइंग की वर्जिनिटी को टेस्ट किया जा सके? वेल, बिल्कुल है, और मैं कुछ ही देर में आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़े कुछ और टेक्निक्स को पहले आजमा लेते हैं। BMC रिप्रोडक्टिव हेल्थ जर्नल के अनुसार दो और ऐसी टेक्निक्स है जिन्हें एंशिएंट टाइम से आज तक वर्जिनिटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता था। पहली, हाइमेन में टेयर है या नहीं उसे इंस्पेक्ट करना। दूसरी, इंट्रोइटस के साइज या फिर वैजिनल वॉल्स के लैक्सिटी को चेक करना। साल 2014 में अफ्रीकन वुमेन्स पर किए गए सर्वे अनुसार इस प्रोसेस में विमेन को टेस्टर्स के सामने लेग स्प्रेड करके बैठना पड़ा था, और फिर टेस्टर्स ने वैजिनल ओपनिंग में फिंगर्स को इंसर्ट करके देखा कि विमेन का हाइमेन इंटैक्ट है या फिर नहीं, एंड इवन उसके वैजिनल वॉल्स एनलार्ज्ड हुए हैं कि नहीं। इस टेस्ट को 2 फिंगर टेस्ट भी कहा जाता है, और इसी टेस्ट को अलग तरीके से भी टेस्ट किया जाता था, जिसमें कोई लिक्विड फीमेल्स के वेजाइना में डाला जाता था, और अगर वो लिक्विड इजीली अंदर जा रहा है यानी कि उसका हाइमेन टेयर हो चुका है, जिससे वो वर्जिन नहीं है ऐसा मान लिया जाता था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि वर्जिनिटी के इस ऑब्सेशन की शुरुआत कहां से हुई थी? वेल, इस पर सेक्स, सोसाइटी एंड मेडिवल वुमेन, इस बुक के राइटर NM हैकेल ने अपने बुक में लिखा हुआ है कि पेटर्निटी टेस्ट के पहले के एरा में हस्बैंड्स को इस बात का आश्वासन चाहिए था कि उनकी वाइफ द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा उन्हीं के खून का है, और वर्जिन वाइफ से शादी करना इस बात को निश्चित करने का सबसे आसान रास्ता था। ऊपर से वर्जिन वाइफ्स नॉर्मल से ज्यादा डाउरी के साथ आती थी, और इसीलिए ये मौका तो हस्बैंड के लिए सोने पे सुहागा होता था। लेकिन इसी मिसकंसेप्शन की वजह से फीमेल्स के घर वाले भी उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, और इन्हीं मिसकंसेप्शन के बढ़ते वर्जिन इज आइडियल फीमेल फॉर मैरिज ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोपोगेट होना शुरू हो गया, जिसके रिजल्ट में नॉन वर्जिन वुमेन्स के साथ मैरिज नहीं टिकती, ऐसे रूमर्स बढ़ने लगे। अगर वुमेन की बॉडी एक ऑब्जेक्ट है तो वर्जिनिटी उस ऑब्जेक्ट की डिमांड बनने लगी।
उसके बाद वर्जिन वुमेन को इतना सेक्सुअलाइज किया गया कि नॉन वर्जिन वुमेन मतलब स्लट ये माने जाने लगा। पुराने समय से चलते जाने वाले इस कॉन्सेप्ट को लोग आज तक मानते हैं और इसीलिए तो 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजिकल एरा में आने के बावजूद इंडोनेशिया में आज भी फीमेल मिलिट्री रिक्रूट्स के लिए वर्जिन्स की डिमांड की जाती है। और इस बात का रीजन पूछने पर आर्म्ड फोर्सेस इंफॉर्मेशन के चीफ मेजर जेन फॉर्ड बासिया ये कहते हैं कि ये उनके नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, क्योंकि उनके अनुसार अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए तो बैड हैबिट्स वाले फीमेल मिलिट्री पर्सनल बन जाएंगे। सोल्जर्स देश के डिफेंडर्स होते हैं और अगर कोई फीमेल वेडलॉक के बिना अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकती है तो उसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और इसीलिए ऐसे फीमेल्स को देश को डिफेंड करने के लिए रिक्रूट नहीं किया जा सकता। अब क्या सिर्फ इंडोनेशिया देश में ही ऐसी सोच का पालन होता है? ऑब्वियसली नहीं। साउथ अफ्रीका के हाई स्कूल्स में टीनेज प्रेगनेंसी रेट्स को जानने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। इंडिया के केरला में नन्स बनने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। इजिप्ट के मिलिट्री जेल में बंदी बनने वाले फीमेल्स पर भी वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है ताकि ये फीमेल बंदी आगे जाके कभी किसी अथॉरिटी ने उनका रेप किया है ऐसा इल्जाम उन पर ना लगा पाए। और इतना ही नहीं, 1979 तक यूके में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाली विमेन्स पर भी वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था ताकि वो यूके के सिटीजन से सच में एंगेज्ड है या नहीं ये समझा जा सके। बिकॉज एज यू नो उन कंट्रीज में जाने के लिए बहुत सारे इंडियन सेटिंग लगाया करते थे किसी उस देश के सिटीजन के साथ इन एक्सचेंज ऑफ मनी। लेकिन वर्जिनिटी टेस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट इतना फीमेल सेंट्रिक क्यों है? क्यों मेल्स के वर्जिनिटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती? है ना ये सोचने वाली बात। वेल, इस पर ओडिसी की जर्नलिस्ट निकी ग्रोवर का ये कहना है कि सोसाइटी वर्जिन मेल और वर्जिन फीमेल को डिफरेंटली ट्रीट करती है। वर्जिन फीमेल की सेक्सुअलिटी को डिजायरेबल कहा जाता है और उसी जगह वर्जिन मेल को लूजर के नजरियों से देखा जाता है, क्योंकि हमारे पेट्रियार्चल विचारों के अनुसार मेल का जितना ज्यादा बॉडी काउंट होता है वो उतना ही ज्यादा मैस्कुलिन होता है, जिसकी वजह से नॉन वर्जिन मेल इज कूल ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल वर्जिनिटी पर कभी गौर नहीं फरमाया गया। सदियों से साउथ अफ्रीका के क्वामाशू टाउन के अनमैरिड मेन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाने के लिए हर महीने उन पर नोकुलुंगा मजोला नाम का ट्रेडिशन परफॉर्म किया जाता है, which is nothing but virginity testing। उनके ट्रेडिशनल टेस्टर रेजी खुमालो के अनुसार यंग बॉयज में भी हाइमेन होता है, एक व्हाइट लेसी स्किन जो पीनस के फोर स्किन पर होता है, और अगर वो फोर स्किन सोर है और उसे मूव करना मुश्किल है मतलब मेल वर्जिन है। दूसरा मेथड है पीनस पर आने वाली वेन को चेक करना। उनके अनुसार अगर पीनस में मौजूद वेन दिख रही है मतलब मेल वर्जिन है। और फाइनली अगर मेल स्ट्रेट अप एयर में सुसु करता है तो वो वर्जिन है, और अगर उसकी सुसु स्प्रेड होती है तो इसका मतलब उसका हो चुका है। अब उनके इन मेथड्स के पीछे क्या लॉजिक है ये तो वही जाने, लेकिन लिंक्सफील्ड क्लिनिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मर्विन जेकबसन के अनुसार ये सारी चीजें सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि मेल की वर्जिनिटी चेक करने का कोई एक्यूरेट मेथड है ही नहीं। सबसे पहले तो मेल्स को कोई हाइमेन ही नहीं होता, और तो और फोरस्किन मैस्टरबेशन की वजह से भी लूज हो सकती है और इसीलिए उसे हम वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं मान सकते ना। सिमिलरली वर्जिन हो या ना हो, पीनस के ऊपर के वेन का उससे कोई संबंध नहीं होता। और इतना ही नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ एसए मेडोन्सा के फॉर्मर हेड ऑफ मेडिसिन, कार्डियोलॉजी और स्पेशलिस्ट फिजिशियन प्रोफेसर पैट्रिक मखोबा का ये कहना है कि एज के साथ मेन के प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाते हैं, जिससे उनके स्ट्रीम में ब्लॉकेज आता है, जिससे उनकी सूसू स्प्रेड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि मेल वर्जिन है या नहीं इसको टेस्ट करने का कोई प्रॉपर मेथड अभी तक खोजा नहीं गया है। और शायद इसीलिए फीमेल्स की वर्जिनिटी को मेल्स की वर्जिनिटी से ज्यादा अटेंशन मिलता है, बिकॉज फीमेल्स में तो वो क्लिनिकल मेथड ऑफ इंसर्टिंग फिंगर्स से काफी हद तक बताया जा सकता है कि फीमेल वर्जिन है या नहीं, बट दैट इज ऑल्सो 100% नॉट एक्यूरेट, बिकॉज किसी एक्सटर्नल रीजंस के कारण भी वो हुआ हो सकता है। मेरे हिसाब से इन स्टूपिड टेस्ट पर रिलाय करना ही स्टूपिडिटी है। ये बस इनसिक्योरिटीज और क्लोज माइंडेडनेस को दर्शाता है और हमें आगे आने वाले मॉडर्न एरा में ट्रांजिशन करने से रोक रहा है। आपका इस पे क्या विचार है फ्रेंड्स? क्या इस तरह के वर्जिनिटी टेस्ट करना आपको समझदारी लगती है या फिर नहीं? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और अपने ज्ञान को बढ़ाते रह सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वाइजली ऐप को डाउनलोड और उसमें साइन अप करना मत भूलना। ये आपको गुड फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा।
See you in another one. Till then, stay curious like a kid, keep learning and keep growing. Jai Hind!